हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। नहीं बोलूंगा, क्लास 12 हमने स्टार्ट कर दिया है। हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा फोकस रख के नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये बोलना कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं, सही नहीं है। ये बोलना कि सिर्फ 11th के लिए पढ़ रहे हैं, सही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एंड 12th दोनों दिल लगाकर। किस एग्जाम के लिए? नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि पूरे के पूरे 29 क्वेश्चंस नीट 2022 से पूछे गए थे। तो इसका मतलब यह है 21 क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं वेटेज के हिसाब से भी क्लास 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। बहुत इजी मतलब कंपैरेटिवली अगर आप क्लास 11 से कंपेयर करोगे तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है यह है वो पर्टिकुलर लेक्चर जहां से आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, है ना, आपको समझ में आएगा कि ओ हो इस तरीके से हमें फोर्सेस की बात करनी है। देखिए, ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था क्लास 11th में, उसमें मासेस थे, मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। हमने वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, यहां भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, जैसे जैसे फॉर्मुलेज आपने वहां पर देखे थे वैसे वैसे फॉर्मुलेज आप यहां पर भी देखोगे। वहां पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने निकाला था वो पॉइंट मासेस के लिए निकाला था। यहां पर जो आप कूलम लॉ लगाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे वो भी पॉइंट चार्जेस के बीच में निकालोगे, है ना। कुछ डिफरेंसेस होंगे, उसकी बात मैं आपसे करता हुआ चलूंगा। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अपना दिमाग एकदम चौकन्ना रखकर पढ़िए इस पर्टिकुलर लेक्चर को। पानी की बोतल, पेन, पेपर, दिमाग ये सब लेकर बैठे और लगातार लेक्चर को देखते चले। तो आज का लेक्चर होने वाला है कूलम्स भाई साहब के लॉ पर। हम आपको हमेशा ये बात बताते हुए है कि हमने एक पूरा मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया है, जो कि मॉड्यूल ये है। इसमें हम आपको डीपीपी भी प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज MCQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम आपको वन शॉट रिवीजन भी देंगे और टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी होगी। डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन भी आपके क्या लिए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? जी सर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, देखो यहां पर सीधे सीधे इंटरैक्शन बोला है, इंटरैक्शन बोला है, मतलब ये जो लॉ है इट टॉक्स अबाउट द इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस। It talks about the interaction between the charges. It talks about the interaction. जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो वहां अट्रैक्शन लिखा होता है, यहां अट्रैक्शन नहीं लिखा है, यहां इंटरैक्शन लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। और रिपल्शन, ये देखो, रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये बात याद रखिएगा, इस पॉइंट को मैं आगे लेकर आऊंगा। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यहां पर दो कंसेप्ट है, एक तो स्टेशनरी चार्जेस और एक पॉइंट चार्जेस। यहां पर पॉइंट चार्जेस की बात की जाती है, ठीक है। Where Q1 and Q2 are the stationary point charges and R is the separation between them in air और vacuum। हम यहाँ पर air और vacuum की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर air और vacuum मेंशन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है it depends upon the medium, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं हुआ करता था। बिना किसी देरी के जरा काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, जैसे मान लीजिए चार्ज है Q1, इस पर क्या हो रहा है, ये वाला चार्ज क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है 1 पे लगा रहा है 2 फोर्स, ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इक्वल मैग्नीट्यूड का सेकंड चार्ज पे लगा रहा है फर्स्ट चार्ज फोर्स, वो है F21। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। यहां पर ये जो F12 है, ये F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर है ना। ये बात समझ में आई, है ना। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर हैं भाई। डायरेक्शन, हाँ मैं मान सकता हूं कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, दोनों बराबर हैं। ये जो फोर्सेस की आप बात कर रहे हो, ये फोर्सेस कैसे हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं। कैसे हैं ये? सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है।
ये जो फोर्स है F, ये जो फोर्स है, अभी मैं इसको FE बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड करता है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पे, भैया कि ये चार्ज कितना है ना। साइन नहीं रखेंगे हम फॉर्मूले में, साइन नहीं रखेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे साइन नहीं रखोगे, आपको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होगा, तो आप समझ जाओगे, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाएगा, जैसा कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाएगा। आगे की बात यह है कि जब आप इन्हें मिलाओगे सबको, तो यहां पर एक कांस्टेंट निकल कर आएगा जो कि होगा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है ना, यही वो फॉर्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। प्लीज इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इसको अपने खून में घुसा लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप Q1 Q2 जानते हो क्या होगा, R जानते हो क्या होगा, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K इज दी कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, K इज दी कांस्टेंट, K क्या है, एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अच्छा, अगर K मीडियम पर डिपेंड कर रहा है तो ऐसा नहीं लगता आपको, दिस इंप्लाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, हाँ कि ना, ओके सर। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता था, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, भाई ये बात भी आप ना भूलें, इसको लिख दे रहा हूं मैं यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हुआ करता था Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम था, ये क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ये बात आप ना भूलें, ठीक, ओके सर। कॉमा था इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड कॉमा ही लगाता हूं, ये लीजिए, ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो K है, मैंने आपको क्या बोला, अभी हम जो K ले रहे हैं, ज्यादातर हम जो केस मानेंगे उसमें हम क्या मानेंगे कि एयर और वैक्यूम का ही है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो एयर और वैक्यूम के लिए ही पढ़ेंगे। तो जो K की वैल्यू होती है, एयर या फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसको, एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग हमेशा मैं गलत लिख देता हूं, मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने सही लिखी है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये आपने कैसे लिखा सर, ये आपने कैसे लिखा, अरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखो ना, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होती है मीटर, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय Q1 × Q2, ये भी कूलम, ये भी कूलम, नीचे आ जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो आपके पास K जो है उसकी यूनिट आ गई है, दे देखिए, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी चीज। ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जो आप Q की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, ओके सर, ठीक है। चलिए, यहां पर जो आप फोर्सेस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये कैसे हो सकते हैं, ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव आएगा फोर्स उनके बीच में, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ये बात समझ में आ गई, जी सर समझ में आ गई, वाह, एक नंबर चीज है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक डाउट बच्चों का यहां पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो चार्ज है ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पर जो चार्ज है मान लीजिए वो -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना। तो सर क्या मुझे यहां पर +2 और यहां पर -10 रखना पड़ेगा, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। कैसा फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन आप यहां बना दोगे अंदर की तरफ, है ना, आपको यहां पर साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
जब पोटेंशियल एनर्जी में पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे साइन वाइन की। अभी साइन रखने की आपको कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जब आप फोर्स निकालोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्शन खुद ही बता सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर अट्रैक्टिव, अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए मान लीजिए ये है Q1 और ये क्या है Q2, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको आप बोल रहे हो R, उसकी बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, R बोल रहे हो, ठीक है ना। अभी तो आपने सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आप देखेंगे और आपको समझ में भी आएगा साथ साथ कि भैया अगर ये 1 है और ये 2 है, ऐसा मान लो है ना, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 2 ने 1 पर किसने फोर्स लगाया है, 2 ने लगाया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि 2 पर किसने लगाया है फोर्स, 1 ने लगाया है, ठीक है ना। ओके, अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करो, है ना, या आप बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करो, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, बताओ मुझे, इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ सर, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ सर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर हम इसकी डायरेक्शन पलटा दे तो यहाँ से यहाँ तक की देखें तो पोजीशन है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। चलो, जिनके सर हों इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। फाइनल माइनस इनिशियल तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही होगा क्या, हाँ सर यही होगा, यही डिस्टेंस होगी, ठीक है। हम किसी एक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, दूसरे को आप अपने आप लिख लोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो हम कूलम्स लॉ लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, जरा ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं F12 वेक्टर, 1-2 वेक्टर मतलब 1 पर 2 फोर्स लगा रहा है, तो आप इधर से इधर जाओगे, है ना, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है। तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखता, अभी मैं आपको ऐसे लिख कर बताऊँ, दिस इज मैग्नीट्यूड। भैया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और डायरेक्शन की जरूरत होती है। डायरेक्शन आप बता सकते हो, डायरेक्शन ये है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, है ना, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, कैसे पता, अरे भैया 1 पे 2 ने फोर्स लगाया ना, तो आप 2 से निकलोगे 1 तक जाओगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, अरे हाँ कि ना, इसी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, और इसका क्या, इसका क्या कैप, इसका क्या कैप। अरे भाई यूनिट वेक्टर बनाया ना हमने, क्या बनाया, यूनिट वेक्टर बनाया। यूनिट वेक्टर हम कैसे बनाते हैं खुद बताओ, अगर हमें ए कैप बनाना है तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इससे क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो मैंने बोला भैया हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैप के डायरेक्शन में, ओके, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2। इस R को क्या मैं लिख सकता हूँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। उसका स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अच्छा, किसी भी वेक्टर का कैप अगर आपने लिखा हुआ है तो वो आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। अरे भैया ये देखो और ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो F12 वेक्टर इज नथिंग बट K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। लो भैया खत्म बात। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है आपके कूलम्स लॉ को, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। This is Coulomb's law in vector form. This is Coulomb's law in vector form. C-O-L-O-U-M-B. Coulomb's law. Coulomb's law
इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? समझ में आया क्या? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बढ़ें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले मैं इतनी बात तो आपसे कर ही लेता हूँ, है ना? आपसी की बातें हैं, सुनेंगे। हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आ चुके हैं, है ना, जो कि होता है G(m1m2)/r² के बराबर, है ना। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ रहे हैं, जो होता है किसके बराबर? K टाइम्स ऑफ Q1 Q2/r² के बराबर, है ना। जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक, ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बता रहा हूँ। और जो हमारा वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस के लिए होता है के, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों को गौर से देखिए, घूरते रहिए, इन दोनों को घूरते रहिए। क्या समझ में आ रहा है? ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मासेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? कंपैरेटिवली कम होती है, बट के की वैल्यू यहाँ पर अच्छी खासी है ना। तो अगर आप देखेंगे ना, अगर हम काम की बात करें तो जनरली ये होता है, जनरली बात कर रहा हूँ, है ना, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो बड़ा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरली बराबर होता है जब हम लो डिस्टेंसेस की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं कि भैया दो हेवनली बॉडीज के बीच में लगा रहे इलेक्ट्रॉन, ना, दो चार्जेस के बीच में लगा रहे हैं। मान लो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेयर करूं कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होने वाला है। ठीक है, पक्की बात है, करके देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। आगे बात करते हैं। आइए, हमने ये भी पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। क्या होता है? ये हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव ऑलवेज। और अगर हम बात करने लगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव एज वेल एज रिपल्सिव एंड क्या बोलना चाहिए? अट्रैक्टिव ऑल्सो। रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो, दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है, 100%। जी सर 100%। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। Coulomb propounded this law completely on the basis of experiments, hence it is an experimental law। मतलब इसको एक्सपेरिमेंट कर प्रूफ किया गया है, तो Coulomb is basically an experimental law। ठीक है। Next point, there is no effect of presence of other charges on the force acting between the two charges। जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तब मैं इसकी बात करूंगा। क्या कि मान लीजिए अगर यहाँ पर एक चार्ज है Q1, अगर यहाँ चार्ज है Q1, ठीक है ना, और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, है ना, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे चार्ज के यहाँ पर प्रेजेंट होने से बदलेगा नहीं। अरे भैया, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इस तीसरे चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण बदलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर मैं इन तीनों चार्जेस को लूं, और नेट फोर्स निकालूं किस पे? Q2 चार्ज पे। किस पे? Q2 चार्ज पे, तो वो बदल सकता है किसी तीसरे चार्ज के आ जाने के कारण। ये मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको बताऊंगा। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए ये दो चार्ज यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे चौथे चार्ज के प्रेजेंट होने से बदल नहीं जाएगा। आई मेरी बात समझ में? बस इतना बोला गया है। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, हेंस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो एक कैसा फोर्स था? कंजर्वेटिव फोर्स था। याद आया? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? बताओ भैया। पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और एक क्लोज लूप में क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एक साइकिल पर 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, since the force exerted by the charges on each other and are equal and opposite, hence they obey Newton's third law of motion। ठीक है, this force depends upon medium। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन सा फोर्स? ये फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता।
क्लियर, सारी बातें हो गई? हाँ सर सारी बातें हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ अब मैं आपको बोलूं कि सुनो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही होता है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, अच्छा मैं माइनस ना लिखूं तो समझ जाना, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये हो गया है। के की वैल्यू आपको मैंने बता दी है कितनी होती है एयर के लिए, किसके लिए? एयर के लिए 9 इंटू 10⁻9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बात याद रहे, अभी आप धीरे से जब परमिटिविटी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा के इज नथिंग बट 4πε0 फॉर एयर एंड फ्री स्पेस। पढ़ लोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी मैंने आपको बताया, ये आपको पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे ये सब आप सर हमें बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालो, तो क्या आप निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे? आओ निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, ये क्या होता है? के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है, R स्क्वायर अपॉन G टाइम्स ऑफ M1 इंटू M2। अब दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है भैया, तो दोनों का मास सेम है, दोनों पर आने वाला चार्ज सेम है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच का, डिवाइडेड अपॉन G इंटू M का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आपने लिखी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू आप ले रहे हो 1.6 इंटू 10⁻19, मैंने आपको बोला है यहाँ माइनस प्लस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg का होल स्क्वायर। बना? सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे, तो एफ ई बाय एफ जी का जो रेशो आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 10⁻40 के बराबर। किसके बराबर? ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा? 10⁻40 के बराबर। तो इसका मतलब ये है जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर, परफेक्ट। समझ में आ रहा है सब कुछ? जी सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की। लिमिटेशन क्या है? कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। यार आपको आगे जाकर बोल देगा कि एक प्लेन शीट है, आगे जाके आपको बोल देगा इन्फिनिटली लॉन्ग एक कंडक्टर है ना, उस पर बोलेगा कि भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सटेंडेड चार्ज में आ जाएंगे, वो पॉइंट चार्जेस में नहीं आएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर जो कूलॉम लॉ बनाया गया है, जैसे ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था फोर्स, वो पॉइंट मासेस के लिए बनाया है। किसके लिए? पॉइंट मासेस के लिए। अब आप देखो यार, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो इतनी बड़ी बड़ी अर्थ, इतने बड़े बड़े सन को भी आप क्या मान रहे थे? पॉइंट मास मान रहे थे। तो पॉइंट मास आप कैसे मान रहे थे? जब आप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत दूर दूर रख दो तो आप उसको पॉइंट मास मान सकते हो, या तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पास में रख दो तो आप उसको पॉइंट मास मान सकते हो। यार एरोप्लेन अगर मेरे सामने खड़ा रहेगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मास है, लेकिन अगर एरोप्लेन हवा में आसमान में चला जाएगा तो मुझे इतना सा दिखता है, तो मेरे लिए वो क्या बन जाता है? पॉइंट मास बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो आपका जो कूलम्स का लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। यहां पर जो Q1 Q2 है वो क्या है? पॉइंट चार्जेस है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं है। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए हम जुगाड़ बनाएंगे। नेक्स्ट, इट इज ट्रू फॉर लार्ज डिस्टेंसेज एंड स्मॉल डिस्टेंसेज बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंसेज लेस देन 10⁻−15 मीटर। मतलब इतनी कम डिस्टेंस जब हो जाएगी तो हमको ज़रूरत नहीं है फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में एकदम घुस जाएंगे, तो हम लोग न्यूक्लियर जो फोर्सेस होते हैं उसमें घुस जाएंगे, है ना। एंड फॉर द डिस्टेंसेज मोर देन 10⁻15 मीटर। अब जब 10⁻15 मीटर से दूर चले जाओगे तो आप हेवनली बॉडीज़ की बात कर रहे होगे, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हम नहीं करते। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द चार्जेस एट रेस्ट, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द मूविंग चार्जेस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर चार्जेस रेस्ट पर है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला, लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है तो ये फोर्स, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां सुन लो, इफ वन चार्ज इज मूविंग, इफ वन चार्ज इज मूविंग
and another charge is at rest, and another charge is at rest, another charge is at rest, then this law is applicable, then this force is या this law is applicable, this law is applicable। आप टेंशन मत लो, आपको नहीं मिलेगा एक लगाने के लिए कहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। दिस लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये सारी काम की बातें हमने कर ली है। लो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गया। क्या होता है? सिंपल सा डायग्राम से समझेंगे। ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2 और ये एक चार्ज है Q3, ठीक, ओके सर। इनके बीच की डिस्टेंसेस होंगी, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, है ना। मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी R12, है ना, R12, ठीक। ये डिस्टेंस है R23, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? R23, और ये जो डिस्टेंस है ये है R13, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है ना, ओके। तो एक लाइन हमने वहां पढ़ी थी कि अगर Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सुनो मेरी बात, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उस पर इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उस पर इस चार्ज का कोई असर नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, लेकिन आप ये सोचो, अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, इस चार्ज को अगर हम देखें, हम इस चार्ज पर फोकस करें अगर, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का दे रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? 1 लगा रहा होगा 2 पर, हाँ कि ना। सिमिलरली ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको धक्का मार रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। 1 पर 2 पर लगा रहा है कौन? 3, है ना। इसका सर 2 पर लगा रहा है 1 ना, 2 पर लगा रहा है 1, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस चार्ज पर देखूं कि नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स के लिए मुझे इस चार्ज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इस चार्ज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते हैं तो इस पर आने वाला नेट फोर्स बदलेगा। अरे यार भैया एक बात बताओ, मैं कहीं लड़ने जा रहा हूं, सुनना मेरी बात, मेरी किसी से दुश्मनी है ना, 2 दुश्मन हम वहां इकट्ठे हैं, तो अगर मेरी उस आदमी से दुश्मनी है तो भैया हम दोनों के बीच की ही बात है, बाकी किसी को भीड़ से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उस भीड़ में मेरे और 10 दुश्मन हैं तो भैया मुझे बच के रहना पड़ेगा ना। अब तो 10 दुश्मन मेरे हैं और उन 10 का एक ही दुश्मन है और वो मैं हूं, तो भैया मुझ पर तो असर पड़ेगा। वही तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि भैया अगर 2 ही प्रेजेंट है, 2 ही दुश्मन प्रेजेंट है, तो इनके बीच की बात है। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस आ गए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स डिपेंड करता है फिर नंबर ऑफ चार्जेस पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं बोलता कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज नथिंग बट फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2 का वेक्टर सम किसके साथ? फोर्स बाय चार्ज 2 on 1, 2 on 1 है ना, 2 on 1 लिखना चाहिए ना। दूसरे पे 1 के कारण जो फोर्स आ रहा है, दूसरे पे 1 के कारण जो फोर्स आ रहा है, प्लस दूसरे पे तीसरे के कारण जो फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? पक्का? वेक्टर सम करना रहेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। अंग्रेजी पढ़ लें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ गिवन चार्ज particle due to a system of charge particles equal to the vector sum of the forces exerted on it due to all other charge particles of the system। ओहो, ये कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल प्रॉब्लम्स। अब यहां पर प्रॉब्लम्स आना चालू हुई हैं, है ना। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। आओ, यहां पे एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q, लो भैया पॉजिटिव Q, यहां पर भी एक चार्ज है क्या? पॉजिटिव Q, और यहां पर भी एक चार्ज है पॉजिटिव Q, ठीक है ना। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी? A। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये 1 है, या मैं बोलूं अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो बताओ मुझे इस C पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? बताओ।
बताओ जो सी पर रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा हो, बताओ। सिंपल सी बात है, ये जो ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है वो क्या करेगा, इससे रिपेल करेगा, हाँ कि ना, बाहर की तरफ, अरे हाँ ना, हाँ सर, ये बाहर की तरफ रिपेल करेगा। दिस इज फोर्स जो सी पे लगाया है किसने, ए ने, सी पे लगाया है किसने, ए ने। सिमिलरली बी भी लगाएगा भैया सी पर, और ये भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये भी कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। सी लगा रहा है बी पे, सॉरी बी लगा, सी पे लगा रहा है बी, सी पे लगा रहा है बी, और सी पे लगा रहा है ए, ठीक है ना। अभी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा भैया, 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। तो देखिए हम यहाँ पर बोलेंगे इट इज द वेक्टर सम ऑफ एफ सी बी प्लस एफ सी ए। समझ गया कि नहीं समझे, है ना। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर कि भैया एक वेक्टर है ये एफ सी बी और एक वेक्टर है ये एफ सी ए, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट कहाँ आएगा भैया, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ मुझे, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, लाओ निकालते हैं। एफ सी बी किसके बराबर होगा, के टाइम्स ऑफ क्यू, दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू और क्यू, तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है भैया, ए का स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली एफ सी ए किसके बराबर होगा, बताओ मुझे, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। क्या मैं इसको एफ और इसको एफ मान लूं, हाँ सर बिल्कुल मान लीजिए। तो अगर ये एफ है ये एफ है, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या बीच से होकर जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। अरे बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका क्या, एफ रिजल्टेंट, ये क्या आ जाएगा आपका एफ रिजल्टेंट। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए, एफ आर मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ का स्क्वायर, एफ इंटू एफ का स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, दैट इज 60 डिग्री। क्लियर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, एफ आर का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट 1 और 1 2, 2f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1/2, है ना। कॉस 60 इज 1/2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 3f स्क्वायर, f रूट 3 आ जाएगा। अरे f स्क्वायर और 2f स्क्वायर 3f स्क्वायर हो जाएगा, f बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, f रूट 3। कितना, f रूट 3। तो इसका मतलब ये है फाइनली आपका जो आंसर है कि जो नेट फोर्स आ रहा है C वाले चार्ज पर, नेट फोर्स ऑन द चार्ज जो C पॉइंट पर रखा है, ऐसे लिख दो, वो कितना आ रहा है, f रूट 3। और f की वैल्यू आपने कितनी मानी थी भाई, बताओ मुझे, क्या वो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कहाँ गया, रूट 3 के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल। क्लियर, बहुत सिंपल सा मैंने आपको एक फंडा बता दिया है, कुछ भी नहीं है, वेक्टर सम है और कुछ नहीं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इससे मिलता जुलता ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ वैसा ही है ये, लेकिन मैं आपको होमवर्क दूंगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज में रखता हूँ, ठीक, एक नेगेटिव चार्ज में रखता हूँ, और यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ठीक है ना। यह है पॉइंट ए, यह है बी, यह है सी, और यह है बी, यह है बी, है ना। तो मुझे बताओ कि इस बी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, है ना, नेट फोर्स बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो गया है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। यार सिंपल सी बात है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। ये जो माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, ठीक है। और ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो आप बोलोगे दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी एंड दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। ओके सर, वही 60 डिग्री का एंगल, है ना, इनकी वैल्यू निकल कर वही आएगी जो आप निकालोगे, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा 20 से, ये इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा 20 से, ये ऐसा कुछ रिजल्टेंट निकल कर आएगा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। ये आ गया आपका रिजल्टेंट,
ये एंगल होगा कितना 30 डिग्री। अब आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो भैया ये मैंने आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया, निकाल कर देखो। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ है। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज दे दी जाएगी, कभी यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस, प्लस में दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल कर लाना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक और आर्टिकल प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने आया है। मान लीजिए फिर से वही बात कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू पॉइंट ए, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है प्लस क्यू पॉइंट बी, यहाँ पर भी यहाँ एक माइनस चार्ज रख देता हूँ माइनस क्यू, है ना, पॉइंट सी, और यहाँ पर रख देता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। ओके सर, अब मैं से बोला कि बताओ भैया कि सी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, सी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो सी पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। बी इसको क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। डी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ए भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ए भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है सी पर लगा रहा है कौन, डी, ठीक। ये फोर्स लगा रहा है सी पर कौन, बी, और ये फोर्स लगा रहा है सी पर कौन, ए लगा रहा है, सी पर कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल है, ये बात मान लेना, ठीक है। और इनके बीच से ही लग रहा है ये तीसरा फोर्स, क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स वेक्टर सम के कारण आएगा एफ सी बी वैक्टर प्लस एफ सी ए वैक्टर प्लस एफ सी डी वैक्टर, ठीक। आई बात समझ में? हाँ सर। मुझे बताओ कि एफ सी बी वैक्टर और एफ सी डी वैक्टर बराबर आएगा क्या? एफ सी डी वैक्टर और एफ सी बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो बराबर होगा? हाँ सर बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, साइड ए का स्क्वायर है, ये साइड ए का, ठीक है ना। ओके, और वो कितनी होगी बताओगे क्या आप मुझे? बिल्कुल बता देंगे सर, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस प्लस तो ये डिसाइड करता है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमने डायरेक्शन बना दी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया है। क्या आप मुझे एफ सी ए वैक्टर बता सकते हो कितना होगा? एफ सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये a है, ये a है, तो क्या ये a रूट 2 होगा? हाँ सर, ये पूरा a रूट 2 होगा। तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिखोगे, a रूट 2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए एफ सी डी वैक्टर और एफ सी बी वैक्टर को जब आप वेक्टरली ऐड करोगे तो इनका रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम खरी बात कही है आपने, चोखी बात कही है, चोखी बात, चोखी बात कही है, चोखी बात। इन दोनों का रिजल्टेंट ये मैंने बना दिया ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट है एफ आर, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। एफ आर जो होगा, एफ आर इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ एफ सी डी वैक्टर प्लस एफ सी बी वैक्टर। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो भैया, एफ आर रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लो आप। तो अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको आप क्या बोल दो भैया, एफ मान लो, इसको आप कितना मान लो, एफ मान लो, है ना। बड़ी वैल्यू है, कहाँ तक स्क्वायर करते रहेंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ का स्क्वायर, और इनके बीच में एंगल कितना है, cos 90, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ रूट 2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ये, एफ रूट 2 के बराबर। तो एफ रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है भैया, एफ रूट 2 के बराबर है। अब आप देखो एफ रूट 2 की डायरेक्शन भी यही है, और एफ सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाला है, जो कि और कुछ नहीं है, एफ बाई 2 के बराबर है। किसके बराबर है, एफ बाई 2 के बराबर। ये एफ है तो ये इसका आधा है, एफ बाई 2। तो आप देखो एफ रूट 2 इधर, एफ बाई 2 इधर, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम बोल सकते हैं कि C पर जो नेट फोर्स आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो और कुछ नहीं होगा, वो होगा f/2 प्लस f√2। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ से हमने f बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस √2। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर, बढ़िया, एक नंबर बात। चलिए आगे बढ़े। इसमें कुछ गलती की है क्या हमने? नहीं, कोई गलती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आपने ऑलरेडी निकाल कर रखा था जो कि f/2 था। ये f/2 और f√2 क्या कर गए? जुड़ गए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? f/2 है और ये f√2 है। दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। मतलब अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव क्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, अब यहाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव क्यू है, और इनकी साइड है ए ए ए ए, और आपको एक चार्ज दे दिया गया, यहाँ सेंटर पे रख दिया। सेंटर है कि नहीं है? सेंटर पे रख दिया, और ये चार्ज है मान लो प्लस क्यू। ये चार्ज क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या होगा। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा इधर की तरफ, ठीक है ना? ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इधर की तरफ। हाँ कि ना? हाँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले चार्ज की, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते सर, हम क्यों नहीं मानेंगे भाई, हमारा तो काम ही है मानने का। आप जो बताओगे हम वो मानेंगे। अरे जो क्या होता है सही बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, और ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये लो, ये वाला चार्ज इसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। तो ये चारों फोर्सेस जो है एक दूसरे को क्या कर देंगे? ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे। या क्या कर देंगे? ये चारों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना? तो नेट फोर्स अगर आप पूछोगे कि एफ नेट की वैल्यू बताओ क्यू पर कितनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दिस इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज हो जाता, अगर यहाँ पर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज हो जाता, तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। चलो इसको भी समझते हैं, आओ बना देता हूं मैं एक बार, इसको फटाक से समझेंगे। आओ, अगर ये ऐसा स्क्वायर है आपके पास, ठीक है ना, ऐसा स्क्वायर है, यहाँ पर आपको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पर मैंने आपको माइनस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पर मैंने आपको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहाँ पर भी मैंने आपको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और फिर मैंने सेंटर पे क्या कर दिया? एक प्लस क्यू चार्ज लाकर रख दिया। अब बताओ क्या होगा? कॉमन सेंस का यूज करो, कॉमन सेंस का यूज करो। ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना? हाँ सर, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, अरे ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं सर। करेगा कि नहीं करेगा? इसका आप कलर बदल दो, ब्लू कर दो, ठीक। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप तो मुझे ये बताओ, क्यों नहीं करेगा? ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा? नहीं, वो इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वो इस चार्ज को क्या करेगा भैया? अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को काट खाएंगे, है ना, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है ना। तो आपको पता है ये पूरा a√2 आएगा, a√2 का आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो a/√2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को खत्म कर देगा, खा जाएगा पूरा। लेकिन भैया अब आप ये दोनों फोर्सेस को देखो ना, ये दोनों क्या कर जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहां पर नेट फोर्स अगर आप Q पर देखोगे तो वो 0 नहीं होने वाला है। दिस इज नॉट द केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द केस ऑफ symmetrical charge distribution. It is not the case of symmetrical charge distribution. This is not the case of symmetrical charge distribution. ठीक है? ओके सर, ओके। अच्छा सर, इसमें क्या हमेशा स्क्वायर वाले ही केस होंगे? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। यहाँ ट्राइंगल वाले केस भी हो सकते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर ट्राइंगल वाले केस भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल वाले केस भी हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ यार, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ और यहाँ पर नई स्लाइड ऐड करता हूँ। हाँ चलो, अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूँ, मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाकर आपको दूँ इस तरीके से, देखिएगा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना।
अब इस पर मैंने आपको एक चार्ज यहाँ दे दिया प्लस क्यू, एक चार्ज मैंने आपको यहाँ दे दिया प्लस क्यू, और एक चार्ज मैंने आपको यहाँ दे दिया प्लस क्यू, और मैंने बोला कि सुनो ये सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, बताओ क्या होगा। इस पर सेम वही बात, एक रिपल्सिव फोर्स ऐसा आएगा, एक रिपल्सिव फोर्स ऐसा आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालोगे वो ये आएगा, और इसका रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ये खा जाएगा इसको। तो यहाँ पर नेट फोर्स जब आप निकालोगे किस पे, क्यू पे, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो। मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, होगा ऐसा, ये बात पक्की है। आप तो ये समझ लो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ये। दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ये, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। आई बात समझ में? हाँ सर, केस समझ में आ गया, पक्का? जी सर पक्का। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मान लो अगर कुछ ये हो, ऐसा कुछ हो, देखो यहां पर आपसे पूछ ले, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया, क्या है, चार्ज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है हर जगह, चार्ज हर जगह बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, और बोल दे कि सुनो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो आप बिना देखे आंख बंद करके ये बोल दोगे कि एफ नेट एट क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये भी किसका केस है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। आई बात समझ में? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आपने जहां सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, आप वहां पर नेट फोर्स क्या कर दोगे, सीधे सीधे जीरो कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ गया है ये इक्विलिब्रियम वाले केसेस। किसके, कौन से केसेस आ गए हैं ये, इक्विलिब्रियम वाले केसेस। हमको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम केसेस, इक्विलिब्रियम केसेस, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पर बड़ा चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे प्लस 4 क्यू चार्ज है। ये केस किसका है भाई, ये केस है लाइक चार्जेस का। किसका केस है ये, लाइक चार्जेस का। किसका केस है भैया, लाइक चार्जेस का केस है। चलो इनके बीच का सेपरेशन मैं आपको बता देता हूं कितना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है पूरा का पूरा आर नहीं एल ले लेता हूं, एल माइनस एक्स करने में आसानी होगी। तो ये है एल, पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, एल है। ठीक, ये क्या है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस है भाई, ये पॉइंट चार्जेस है। हमको बोला जाता है कि आप इस लाइन में कोई ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर अगर चार्ज को प्लेस किया जाए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल दो, हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया जाए तो वहां पर उस पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, मतलब कोई भी फोर्स उसे फील ना हो। इस पूरी लाइन में हमें वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, यहां पर केस क्या है भाई, लाइक चार्जेस का केस है। कैसा केस है, लाइक चार्जेस का केस है। मैं इसे यहां पर लिख देता हूं एकदम मोटे मोटे अक्षरों में कि हम यहां पर जो केस पढ़ रहे हैं वो लाइक चार्जेस का केस है। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक। अच्छा हो गया, मस्ती मजाक कर रहा था मैं। ठीक है भाई, तो हम ये देखें यार कि कहां पे हमको चार्ज रखना पड़ेगा कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक चार्ज लेकर आता हूं मैं, एक चार्ज लेकर आता हूं, चार्ज लेकर आता हूं, चार्ज लेकर आता हूं। इसको मैं बोलता हूं Q1, इसको बोल दिया मैंने, नहीं Q1 ऐसे नहीं बोलता मैं, इसको बोलता हूं 1 और इसको बोलता हूं 2। ठीक है ना, ओके सर। तो ये चार्ज 1 हो गया, वो चार्ज 2 हो गया। मैं यहां पर लेकर आया एक चार्ज, कैसे 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 क्यू चार्ज ले आता हूं, कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है ना, और मैंने उसे यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक, ये जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या मैं इसको F1 बोल सकता हूं, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो आप कि भैया Q पे लगाया गया है फोर्स 1 के द्वारा और रिपल्सिव होगा ये नेचर में। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन Q बाय चार्ज 2। अब आप देखिए कि भैया इस पर दोनों ही रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, इसका नेट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। नेट कब जीरो आता, जब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, तो नेट जीरो हो जाता। लेकिन यहां पर आप देखिए दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो भैया आप अपने चार्ज को यहां प्लेस नहीं कर सकते।
अगर आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम के केस देखने हैं, क्या देखने हैं, इक्विलिब्रियम का केस देखना है, आपको क्या चाहिए दिमाग में बैठा के रखिएगा आप कि आपको नेट फोर्स जीरो चाहिए, आपको नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम का केस यहां वो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करें, इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं। मैंने अपने पॉजिटिव क्यू चार्ज को इधर प्लेस किया, क्या होगा देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 1 क्या आया, रिपल्सिव फोर्स आया। सिमिलरली ये चार्ज भी इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाया, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 2, ये भी रिपल्सिव फोर्स है, ये भी कभी नेट फोर्स जीरो नहीं दे सकता, ठीक है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, नेट फोर्स जीरो आ नहीं सकता। मतलब आप लाइक चार्जेस के लिए अपने चार्ज को, जिस पर आप नेट फोर्स जीरो चाहते हो, उसको इन दोनों चार्ज के बाहर तो नहीं रख सकते, आपको उसके बीच में ही रखना पड़ेगा, आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में ही रखना पड़ेगा, ओके। मतलब यही वो रीजन है, दिस इज द रीजन जहां पर आप अपने चार्ज को प्लेस कर सकते हो, दिस इज द रीजन जहां पर आप अपने चार्ज को प्लेस कर सकते हो, रीजन वेयर we can put Q to have F net जीरो। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, जगह खा रहा है हमारी ये, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये वो रीजन है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं वापस लेकर आता हूँ कहीं पर भी, इस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने रख दिया अपने प्लस क्यू चार्ज को। अब देखिएगा, देखो ये जो क्यू चार्ज है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, क्यू चार्ज को 1 धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो पॉजिटिव 4 क्यू चार्ज है वो इस क्यू चार्ज को इधर धक्का देगा, हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये फोर्स ऑन क्यू चार्ज बाय 2, क्लियर है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। माना मैंने कि ये जो क्यू चार्ज है वो यहाँ से कितनी दूरी पर रखा है, आपने x दूरी पर रखा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, l माइनस एक्स हो गई, बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। तो यहाँ वो केस बन रहा है कि एक चार्ज इस डायरेक्शन, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका सब मुझे नेट जीरो दे सकता है। आई मेरी बात समझ में, इन दोनों केस में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, यहां हो सकता है, तो मैं बोलूंगा यही वो रीजन है, यही वो रीजन है जिसके बीच में हम अपने चार्ज को रख सकते हैं। आई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। देखो मैंने अभी आपको कुछ भी मैथमेटिकली नहीं समझाया है, सिर्फ इतने डायग्राम में ही मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ। हमने सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट में पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ लिया है, ये इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कंसेप्ट जो है, ठीक है ना, ओके। आओ आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें नेट फोर्स चाहिए है किस पे, क्यू पे जीरो, हमें नेट फोर्स क्यू पे जीरो चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि क्यू पे एक लग रहा है FQ2, हमें चाहिए क्यू पे लगने वाला एक तो ये फोर्स और क्यू पे लगने वाला ये फोर्स बराबर। अरे भैया इस क्यू पे देखो, एक तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। दिस इंप्लाइज, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, FQ2 की वैल्यू कितनी है, K इंटू क्यू इंटू 4Q डिवाइड बाय इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अरे रे रे, ये जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू Q। अच्छा यहाँ पर हमको कैपिटल Q भी देखना था, यहाँ पर मैंने छोटा Q क्यों लिखा, छोटा Q थोड़ी ना होगा, यहाँ पर कैपिटल Q होगा ना भैया। अरे 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 पूरा ही मिटा दो यार, पूरा ही मिटा दो। हाँ क्या होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू 4 टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, अब हमको लिखना है FQ1 की वैल्यू, यहाँ से इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो K इंटू क्यू इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है। K कैपिटल Q छोटा Q गया, क्या बचा, 4 यहाँ बचा, तो हम बोलेंगे 4 इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। यहाँ पर आप लगा दो रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स अपॉन एक्स। सही कहा क्या, है ना, प्लस माइनस 2 रूट लगाओगे तो प्लस माइनस 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर दो केस बनने लग जाएंगे, क्या बनने लग जाएंगे, दो केस बनने लग जाएंगे। देखो कैसे, +2 या मैं बोलूँ L माइनस एक्स अपॉन एक्स, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू +2
एंड L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, x की वैल्यू देखो, L माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस L/3 आ गई। हाँ सर, प्लस L/3 आ गई। आओ जरा इसको देखो, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, तो L की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2x प्लस x, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x के बराबर, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, L की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी माइनस ऑफ L के बराबर हो जाएगी, ऐसा कर लो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ L के बराबर। मतलब आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू माइनस L हो जाए, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं आ जाए x की वैल्यू। भाई इस डायरेक्शन में तो आप q ले ही नहीं सकते, आपने पहले ही क्रॉस मार दिया है, आपने पहले ही क्रॉस मार दिया है। आई मेरी बात समझ में कि भैया आप आउटसाइड जाके तो चार्ज प्लेस कर ही नहीं सकते, वहां नेट फोर्स 0 आएगा ही नहीं, तो ये केस नहीं होगा। आंसर होगा आपका ये x इज इक्वल टू L/3। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आई है, L/3। आप यहां से L/3 डिस्टेंस पे जाकर अपने इस प्लस q चार्ज को रखोगे तो इस पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है, एकदम क्लियर कट बात है। चलिए, तो यहां पर हमें एक नोट पॉइंट मिला, आओ जरा उसकी बात करेंगे। नोट पॉइंट मिला है, जरा उसकी बात करेंगे, आओ। वाह सर क्या बात है, एक नंबर नोट्स लगते हैं ना। कभी कभी मुझे लगता है कि यार वाह क्या नोट्स दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मुझे कोई बचपन में मेरे को अच्छे नोट्स दे देता था ना, तो लगता था कि वाह यार मज़ा आ गया, अच्छे नोट्स मिल गए। तो आधा काम आपका ऐसा ही हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द केस ऑफ लाइक चार्जेस। हम यहाँ पर स्टार बनाकर लिखते हैं कि अगर लाइक चार्जेस है, अगर लाइक चार्जेस हैं, सो देन द इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम point will be observed between the charges, will be observed between the like charges, between the like charges not outside the like charges, not outside the like charges, not outside the like charges। आई बात समझ में? इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर, इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। इसके बाहर जाकर आपको नहीं मिलेगा, इसके बाहर जाकर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है, इसकी एक ट्रिक भी है। आइए जरा ट्रिक लिख देता हूं भैया, लीजिए ट्रिक की बात करने जा रहे हैं हम। ट्रिक, अगर आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अपनाना तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं, उसे यूज करना है, बस काम खत्म, मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर हमने x कहां से माना है, छोटू चार्ज से माना है। हमने जो x डिस्टेंस मानी है वो कहां से मानी है, छोटू चार्ज से ना मानी है। तो हम लिख रहे हैं x डिस्टेंस फ्रॉम छोटू चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम छोटू चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम छोटू चार्ज, छोटू चार्ज, है ना। हमेशा आप x कहां से मानोगे, छोटू चार्ज से मानोगे डिस्टेंस। तो लो भैया x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, √Q1 छोटू चार्ज डिवाइडेड बाय √Q2 प्लस √Q1, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस Q1, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव हैं, इनटू डिस्टेंस L, इनटू डिस्टेंस L। क्लियर है? इसको डब्बे में डालो, यहां से आप आंसर सीधे सीधे निकाल सकते हो, यहां से आप आंसर सीधे सीधे निकाल सकते हो। अच्छा, लाइक चार्जेस का मतलब सिर्फ हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है क्या? नहीं सर, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी यही केस होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी यही केस होने वाला है। अच्छा सर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना हो के माइनस चार्ज ले लेता मैं तो भी सेम यही केस होता। अरे भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपने पॉजिटिव ले लिया, दोनों नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपने पॉजिटिव ले लिया, दोनों नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपने नेगेटिव ले लिया, सारे केसेस एकदम यही रिजल्ट देंगे। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग का जो डाउट था वो मैंने यहीं क्लियर कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसकी जगह अगर मैं सिर्फ माइनस माइनस ले लूं तो भी यही केस बनेगा।
अगर सर ये दोनों माइनस लेके मैं यहाँ पॉजिटिव की जगह ये भी माइनस ले लूँ तो भी यही केस बनेगा। क्लियर है? ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप करके देख सकते हो। ये बात याद रखना कि x की वैल्यू आपने कहां से ली है, छोटू चार्ज से ली है। छोटू चार्ज है Q1 तो Q1 अपॉन Q2 ये देख लो। अच्छा अगर आपको चेक करना हो कि आंसर यही आता है कि नहीं, x इज इक्वल टू L/3, x इज इक्वल टू L/3 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर पुट करके देख लो करके देखूंगा मैं, है करके देखूंगा। देखो यहाँ सॉल्व करके देखता हूँ। x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1, इसकी वैल्यू कितनी थी, Q ही थी क्या, हाँ, अपॉन अंडर रूट 4Q प्लस अंडर रूट Q इंटू L, तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल्स टू क्यू 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 कटा 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 कटा, कितना बचेगा, ये बचेगा रूट क्यू बाहर निकाल लिया हमने 1 अपॉन रूट क्यू बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2 प्लस 1 इंटू एल, ये रूट क्यू गया, कितना आ गया L/3 आ गया। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, x की वैल्यू L/3 ही आ रही है हमारी ट्रिक से भी, हमारी ट्रिक से भी। चलो बहुत बढ़िया। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये पूरा केस समझ में आया है? प्लीज ध्यान से देखिएगा भाई, इसको पूरा ध्यान से समझिए हमने क्या किया है, अच्छे से समझिए, देखिए फिर ये देखिए। एक कमी और दिख रही है नोट्स में, वो भी पूरी कर देता हूं। लाइक चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है इधर और एक पॉजिटिव चार्ज है इधर, ऐसा केस हो, या फिर एक नेगेटिव चार्ज हो इधर और एक नेगेटिव चार्ज हो इधर, ऐसा केस हो, तो फिर आपको ये यूज करना है। क्या बात है, क्या बढ़िया नोट्स दिए हैं, एक नंबर मजा आ रहा है मुझे देखने में अपने नोट्स को, है ना। तुम लोग तो करते नहीं हो कमेंट में तारीफ, तो मैं ही अपने आप कर लेता हूं अपनी खुद की तारीफ। तो ये था भाई लाइक चार्जेस का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। किसकी? अनलाइक चार्जेस। अब हम बात करते हैं किसकी? अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, ओके। आइए भाई, बिल्कुल भी समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, सटासट समझेंगे। अब हमको पकड़ में आ गई है चीज़, ये अब हमको ये चीज़ पकड़ में आ गई है, तो लो भैया ये हो गया एक तो और ये हो गया एक तो बहुत बढ़िया। चलो, है ना। इस पॉइंट, इस लाइन पे हमको एक पॉइंट ढूंढना है, इस लाइन पे हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर एफ नेट क्या हो जाए, ऑन द चार्ज Q 0 हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले बता दे रहा हूं। हमको इन चार्जेस से मतलब है भैया, इन चार्जेस से मतलब है। चलो, तो अब यहां पर मैं आपको एक चार्ज दे रहा हूं प्लस Q, और एक चार्ज दे रहा हूं घिसा पिटा, जो हर एग्जाम्पल में यूज करते हैं सब लोग, वो है -9Q। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमको पता है कि आगे जाकर स्क्वायर रूट लगना है, तो इसलिए हमने वहां 4 यूज किया था, यहाँ 9 यूज किया है। वहां 9 कर सकते थे, यहाँ 4 यूज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखिए, ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बात समझ में आई? जी सर समझ में आई। फिर वही काम काज कि यार मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है, उसको कहाँ रखूं? मैंने प्लस Q चार्ज को यहाँ रखा। जैसे मैंने प्लस Q चार्ज को यहाँ रखा, इस चार्ज को मैंने माना है 1 नाम दिया है भैया, और इसको नाम दिया है मैंने 2। तो ये जो चार्ज 1 है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करने लग गया, तो हम बोलेंगे FQ जो 1 पे, FQ जो 1 के द्वारा लगाया जा रहा है, Q पर जो 1 ने फोर्स लगाया है रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अरे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो देखो भैया यहाँ पर लग गया अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2। लेकिन आप देखिए कि एक तो ये छोटू चार्ज है और ये दूर भी है भैया यहाँ पर। अब आप खुद देखो ना यार, अब आप खुद देखो ना प्लीज, आप खुद देखो ना। एरो चाहिए मुझे, एरो चाहिए। देखो डिस्टेंस कितनी है, देखिए आप डिस्टेंस कितनी है, R। कितनी है? R। कितनी डिस्टेंस है भैया? R डिस्टेंस है। सीधा बना है? हाँ सीधा बना है, ठीक। मैंने बोला कि यार यहां से भी दूर, मतलब मैं ये R डिस्टेंस तो नहीं, L बोल देता हूं इसको, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, L डिस्टेंस, है ना। L डिस्टेंस से भी आगे जाकर मैंने अपने प्लस Q चार्ज को रखा है। एक तो ये चार्ज छोटा, ऊपर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना कम फोर्स होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपने डिस्टेंस डबल करी तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। अगर आपने डिस्टेंस डबल करी, अगर आपने r को 2r कर दिया तो जो f डैश नया फोर्स आता है वो पुराने वाले फोर्स का 4 गुना कम हो जाता है। और अगर आपने डिस्टेंस आधी करी, r/2 कर दिया, तो नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स का 4 गुना हो जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो एक तो ये छोटू फोर्स है, ऊपर से दूर है, ये वाला चार्ज इससे बहुत दूर है, तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स बन रहा है वो छोटा बनेगा। लेकिन क्योंकि ये बल्लम फोर्स है, बड़ा फोर्स है, और इसके पास भी है ये वाला फोर्स, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बड़ा बनेगा। आप देखो, ये देखो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैंने इसलिए एरो बड़ा बनाया है, ये एरो छोटा बनाया है। तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? हो सकता है ना, कि ये अपोजिट है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, कैंसिल आउट करने के चांसेस बन सकते थे, बट बनेंगे नहीं, क्योंकि हमने रीजन आपको दे दिया है। ये एक बल्लम चार्ज था और इसके पास भी था, तो इसका जो फोर्स बन रहा है अट्रैक्टिव, वो ज्यादा बड़ा बन रहा है। ये छोटू फोर्स है, इससे बहुत दूर ये फोर्स रखा हुआ है, एक तो इसके पास चार्ज कम, ऊपर से इसकी डिस्टेंस ज्यादा, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स बना रहा है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इस वाली कंडीशन को हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, अपने इस चार्ज को उठाया और बोला कि आओ भाई बीच में कहीं देखते हैं। तो मैंने इसको यहां से x डिस्टेंस पर यहां कहीं रख दिया, इधर रख दिया अपने +q चार्ज को। ठीक, अब क्या होगा बताओ मुझे? ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, है ना? पक्की बात है, पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा q पे 1 के द्वारा। ठीक है ना? और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन q ड्यू टू 1 क्या लग गया? अट्रैक्टिव लग गया। अब भैया ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में हो गए, क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 मिलेगा? नहीं। तो इस पूरे रीजन में बिटवीन द चार्जेस आपको कहीं भी अगर आप चार्ज को पुट करो, बिटवीन द चार्जेस आप कहीं भी चार्ज को अगर पुट करो, तो नेट फोर्स यहाँ 0 आपको नहीं मिल सकता। नेट फोर्स यहाँ पर 0 आपको नहीं मिल सकता। तो ये वो रीजन नहीं है जहां पर हम चार्ज को पुट कर पाएंगे। तो हम इधर भी नहीं पुट कर पा रहे हैं अपने चार्ज को, हम इधर भी पुट नहीं कर पा रहे हैं अपने चार्ज को। तो अब हमें इस +q चार्ज को उठा के कहां लाना पड़ेगा? हमें अब इस +q चार्ज को उठा के कहां लाना पड़ेगा? यहां कहीं लाना पड़ेगा। ले आया मैं? ठीक है। अब बताओ क्या होने वाला है? अब सर देखिएगा, अब आप देखिएगा सर, बताइए ना प्लीज बताइए, कोई कौन सा कलर ले लूं? चलो यही ले लेता हूं। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, अब इसके पास ये वाला चार्ज आ गया है, ठीक है ना? ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, Q पे लगाएगा 1 रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना? अब आप देखो, ये बल्लम फोर्स, ये बल्लम चार्ज था, हाँ ये बल्लम चार्ज था, लेकिन इस बल्लम चार्ज से अब ये वाला चार्ज बहुत दूर चला गया है, तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चार्ज भले ही बड़ा है, लेकिन अब उसकी डिस्टेंस भी क्या हो गई है? यहां से बहुत ज्यादा दूर हो गई है। तो इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा कौन? इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा कौन? सेकंड वाला चार्ज, वो भी अब कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो यहां कंडीशन बन सकती है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दें? कैंसल आउट कर दें। आई मेरी बात समझ में? तो ये है सबसे फेवरेबल कंडीशन हमारी, तो इसको हम मारेंगे राइट। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको F नेट क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है। यहां पर आपको F नेट 0 मिल सकता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। तो अगर यहां पर आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है, तो मैंने इसको क्या डिस्टेंस मान ली? x मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। इस डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। आप तैयार हैं? जी सर तैयार है। आओ, इसका मतलब ये है कि अब FQ1 यहां पर FQ2 के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। हमें F नेट क्या चाहिए? Q पर 0 चाहिए। हमें F नेट क्या चाहिए? Q पर 0 चाहिए। हमें F नेट Q पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि FQ1 किसके बराबर हो जाए? FQ2 के बराबर हो जाए। ठीक है, ओके सर। दिस इंप्लाइज FQ1 बताओ कितना होगा?
क्यू क्यू, तो k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, x का स्क्वायर, ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ q इंटू q अपॉन कितना डिस्टेंस होगा ये l और ये x, तो ये हो जाएगा l प्लस x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? जी सर समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट, आई बात समझ में? हाँ सर, तो ये हुआ k q q गया, k q q गया, क्या बचा l प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। हो गया? चलो, तो ये हो जाएगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, वही बात, वही सेम चीज, हाँ कि ना? ओके, अब यहां पर फिर दो केसेस बनने लगेंगे, आओ उन दोनों केसेस को सॉल्व करते हैं कि l प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है? प्लस 3 के बराबर, एंड l प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है? माइनस 3 के बराबर। आओ इसे सॉल्व करते हैं, तो l प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, तो l इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स इज 2x, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? प्लस l बाय 2 के बराबर आ गई, ठीक है, एक तो ये वैल्यू आई है x की, दूसरी वैल्यू निकालते हैं, l इज इक्वल्स टू, अरे l इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस एक्स, तो l इज इक्वल्स टू माइनस 4x, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस l बाय 4 के बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई? माइनस l बाय 4 के बराबर आ गई। अच्छा देखो, अगर आप x की वैल्यू माइनस l बाय 4 के बराबर लेते हो, अगर x की वैल्यू माइनस l बाय 4 के बराबर लेते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी? l माइनस एक्स होगी, बताओ, नीचे लेता हूँ थोड़ा सा ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये क्या l, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू आप माइनस l बाय 4 लेते हो तो देखते हैं सही आता है कि नहीं आता। अच्छा, आपने x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है ना, समझ रहे हो कि नहीं, और आप x की वैल्यू माइनस लेने चले हो, मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, इधर कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जो आपको अभी इससे पहले बताया था वो पिछले केस का बता रहा था, मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी। आओ वापस आ जाओ, वापस आओ। मैंने बोला कि x इज इक्वल टू प्लस l बाय 2 लेना है कि माइनस l बाय 4 लेना है, इसकी बात चल रही है, ठीक है, ओके सर। अगर मैं x की वैल्यू माइनस l बाय 4 लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, आप x को माइनस l बाय 4 ले रहे हो, मतलब आप इधर भाग रहे हो, इस साइड। आप इधर जा सकते हो क्या? नहीं, इस रीजन को तो आप पहले ही निगलेक्ट कर चुके हो, तो आप इधर तो जा ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू आप माइनस l बाय 4 नहीं ले पाओगे, आप क्या लोगे? x की वैल्यू l बाय 2 प्लस l बाय 2, यानी x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? l बाय 2, यहाँ से l बाय 2 और यहाँ से l प्लस l बाय 2। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर आ गई, देखो समझ में आया ना मैंने क्या किया? यहाँ से x डिस्टेंस ये ली थी मैंने, तो इसको पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। अब जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा ना। नेगेटिव का मतलब है आप इधर घुस रहे हो, इधर तो घुस ही नहीं सकते, ये रीजन तो मैं पहले ही हटा चुका हूँ, ठीक है, ओके, क्या बात है, एक नंबर। आगे चलो भैया, बात करते हैं नोट देने की। हाँ जी हाँ, इसको मिटा दो यार, मिटाने के लिए भी कुछ ऐसा आना चाहिए था कि ऐसा सिलेक्ट किया तो ये पूरा ही मिट गया है, पूरा घिसते रहो, ऐसा लगता है जिन ना निकल रहा है इतना घिसने पे, जैसे अलादीन का चिराग होता था ना, है। हाँ चलिए आइए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस में आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिला? छोटे चार्ज के पास, आउटसाइड मिला ना, अंदर तो नहीं मिला, बिटवीन द चार्जेस तो नहीं मिला, आउटसाइड द चार्ज मिला, और नियर द स्मॉलर चार्ज मिला, है ना। सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, इक्विलिब्रियम पॉइंट is observed, equilibrium point is observed near the smaller charges, near the smaller charge,
स्मॉलर चार्ज, है ना। अच्छा, अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पॉजिटिव हो जाए या ये नेगेटिव हो जाए या ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए। आई मेरी बात समझ में? दिस इज द केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। किसके पास मिलेगा? इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां वापस बात आती है किसकी? ट्रिक की। किसकी बात आती है? ट्रिक की। ट्रिक की बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैं हमेशा जो x डिस्टेंस नाप रहा हूं वो कहां से नाप रहा हूं? स्मॉलर चार्ज के पास से नाप रहा हूं। x डिस्टेंस कहां से नापी जा रही है? स्मॉलर चार्ज से। स्मॉलर चार्ज से कहां से नापी जा रही है? x डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से नापी जा रही है। क्लियर है? तो ये जो आपको x निकालना है ब्रो, ये जो आपको x निकालना है ब्रो, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट Q1 छोटू चार्ज अपॉन बड़ू चार्ज Q2। अब यहाँ साइन के साथ रखना है भैया, नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये है अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 Q2 माइनस Q1, ठीक है, इनटू L भी भैया, ये मत भूल जाना जल्दबाजी में, मेरे जैसे जल्दबाजी करके कहीं भूल मत जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, भूला नहीं, फॉर्मूला तुम चेक कर ले, चेक करें। अरे करना ही पड़ेगा ना भैया, छोटा सा चेक कर लेते हैं साइड में। आओ देखो, x इज इक्वल्स टू छोटू चार्ज है कितना? q अंडर रूट q अपॉन में बड़ू चार्ज है अंडर रूट 9q माइनस अंडर रूट q। अब आप देखो अंडर रूट q अंडर रूट q अंडर रूट कट जाएगा, ये कितना बचेगा? अंडर रूट 9, यानी कि अंडर रूट 9 से 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, इंटू एल भी है। अच्छा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? L/2, बाकी सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा? L/2। तो यही आ रहा था क्या? L/2 ही तो आ रहा है, प्लस L/2, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया है, तो आंसर एकदम सही है। तो आप ट्रिक से भी चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से तो ट्रिक ही सबसे सही चीज़ है, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है जो हम यहाँ पर करते रहते हैं। प्लीज़ समझो इस बात को, प्लीज़ समझो, प्लीज़। ओके, चलो, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मज़ा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। कूलम्स लॉ में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कैसे डिफर करता है, क्या इसका फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। एयर वैक्यूम पर अलग होगा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर आप मीडियम बदलोगे तो वो फोर्स बदल जाएगा, ठीक है ना। जो सिर्फ एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस होता है उसके लिए के की वैल्यू अलग होती है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये भी हमने देख लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अच्छा, रेशो निकाल कर हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लिमिटेशंस हमने जान ली है कि भैया यहाँ पर एक्सटेंडेड चार्जेस पे ये नहीं लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ लिया, उसके कुछ आर्टिकल प्रॉब्लम हमने कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर ली है। उसके बाद हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम के कुछ केसेस देखे, लाइक चार्जेस के और अनलाइक चार्जेस के, ठीक है ना। चलिए, उसके लिए हमने नोट पॉइंट भी बना लिया है भाई। चलो, इधर भी हमने नोट पॉइंट बनाया है, देखो ये अनलाइक चार्जेस आ गए, अनलाइक चार्जेस के लिए भी हमने ट्रिक लिख ली है और नोट पॉइंट बना लिया है। अब टाइम आ गया है क्वेश्चंस करने का, है ना। कुछ क्वेश्चंस है जो हमें कर लेना चाहिए क्योंकि अभी बातें तो सारी हो गई। क्वेश्चन है, देखते हैं, उसमें हम एसएचएम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि एसएचएम आप पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है एसएचएम कैसे होता है, क्या होता है, उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। Two charges each of magnitude q are fixed at 2a distance apart and third charge q of mass m is placed at the midpoint of the line joining of the two charges, all charges being of the same sign. If q charge is slightly displaced from its position along the line and released, then determine its time period. अच्छा, पहले तो जो इसने बोला है हमको क्या करना पड़ेगा, उसे ड्रॉ करना पड़ेगा और ड्रॉ करते करते ही आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व होगा, है ना। पहले तो आप ये देखो कि अगर आप एसएचएम प्रूव करना चाहते हो तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए होता है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। रीस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए? माइनस के एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि F इज इक्वल्स टू m माइनस m ओमेगा स्क्वायर x के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में? तो हम कोशिश करेंगे इसी फॉर्म में क्या लेकर आए, नेट फोर्स की वैल्यू लेकर आए। आओ देखो, यहां पर बोला है कि Q चार्ज है, एक चार्ज है ये Q, कैपिटल Q, और यहां से
आने वाले एग्जाम बस आज की शाम, अगले वीकेंड में बिजी हूं है मुझे कुछ काम। चलो आई बात समझ में? हाँ, यहां पर रख दिया मैंने दूसरा क्यू चार्ज, ठीक है। ओके सर, अब वो बोल रहा है कि इस लाइन में, है ना, इसकी डिस्टेंस पहले बता देता हूं मैं आपको। डिस्टेंस आपको दे दी गई है 2a। कितनी डिस्टेंस दे दी गई है? 2a। इस 2a के बीच में यहां कहीं एक चार्ज रखा हुआ है q, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? a। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, ये a है तो ये कितनी होगी? a होगी। अच्छा ध्यान से सुनना आगे। अब वो बोल रहा है क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। पहले ही बोल दिया कि आपको क्यू चार्ज को क्या करना है? स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। तो मैंने क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अच्छा, डिस्प्लेस कराकर मैं चार्ज को कहां ले गया? यहां ले गया, ठीक है ना। डिस्प्लेस कराकर मैं चार्ज को कहां ले गया? डिस्प्लेस कराकर मैं चार्ज को यहां ले गया। ओके, कितना डिस्प्लेस कराया? मान लीजिए मैंने x डिस्प्लेस कराया। कितना डिस्प्लेस कराया? x डिस्प्लेस कराया। ओके, आपने x डिस्प्लेस करा लिया। दिस इज a प्लस एक्स एंड दिस इज a माइनस एक्स। समझे कि नहीं समझे? क्या सर नहीं समझ में आया? ओहो, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी पहले तो मुझे बताओ। ये a है, ये x है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? a प्लस एक्स की दूरी हो जाएगी यहाँ। हाँ, और ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई। अब आगे की कहानी समझते हैं। जैसे ही आप इस क्यू चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके इधर लेकर आओगे, जैसे ही आप इस क्यू चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेकर आओगे, इस क्यू चार्ज को आप हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेकर आओगे, तो क्या होगा? क्या होगा? सोचो। अरे भैया, अगर आप इस चार्ज को उठाकर इस चार्ज पर यहाँ पर लेकर आए, तो यार ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा होगा? पहले तो यहाँ इक्विलिब्रियम है, आप ये समझो। इसने बोला हुआ है कि अगर आप, अच्छा इसने नहीं भी बोला होता तो भी हमें पता था कि अगर दो चार्ज हैं और वो सेम उसके हैं, किसके? सेम किसके हैं बताओ मुझे? पोलैरिटी के। वाह वाह। और अगर आप एक चार्ज उसके सेंटर पे रख देते हो डिस्टेंस के बीच में, इधर से भी रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैक्स, इस पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जब इसको डिस्प्लेस किया तो आप समझो, मेरी बात समझो, ये इसको धकेलेगा जोर से और ये क्या करेगा? इसको धकेलेगा जोर से, है ना। तो इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई है, लेकिन हमें पता है कि अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्ज या सेम नेचर के चार्ज रखे होंगे और अगर आप साथ में बीच में एक चार्ज को प्लेस कर दो, बीच में, जस्ट बीच में, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन्ड है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करते हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। अब वो ये पूछ रहा है, इफ क्यू चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द लाइन एंड रिलीज्ड देन डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड। मतलब अगर मैं यहाँ से चार्ज को इधर खींचता हूँ तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये इसको इधर धक्का देने लग जाएगा। अरे अभी समझो ना आप, जब चार्ज बीच में था तो ये इसको धक्का दे रहा था इधर, ये इसको धक्का दे रहा था इधर, ये दोनों बैलेंस हो गए थे, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। लेकिन जैसे ही आपने चार्ज को इधर ले गए तो इस पर, इस चार्ज के कारण जो रिपल्शन फोर्स था वो ज्यादा हो गया, तो इस पर धक्का लग गया। इसको बोला कि चल निकल उधर, है ना, निकल, पहली फुर्सत में निकल बोल दिया इस चार्ज ने इसको। तो क्या होगा? जैसे ही आप इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करोगे, ये क्या करेगा? इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगा के पीछे की तरफ खींचेगा, है ना। और अगर ये फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इस फॉर्म में आ जाता है तो हम बोल देंगे हाँ SHM हो रहा है, और उससे हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। दो तरीके हैं। आप K को बोल दोगे कि वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। आई मेरी बात समझ में? ओमेगा स्क्वायर आप कैसे निकाल लोगे? K/m से निकाल लोगे, है ना। और ओमेगा की वैल्यू किससे आ जाएगी? √K/m से आ जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? है ना। ऐसे कर लेंगे, या फिर हम ऐसे कर लेंगे कि टाइम पीरियड का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है? 2π√K/m, 2π√K/m। तो हम K की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, एक ही बात है। आ जाओ सॉल्व करते हैं, है ना। ओके सर, ओके ओके। 2π√m/K, m/K। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जे क्या हो गया बेटा? 2π√m/K, 2π√m/K। चलिए वेरी गुड, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी है कि आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते जाना है। चलिए, इस पॉइंट पर जब चार्ज आपने यहां प्लेस कर दिया है तो इस पर फोर्स नेट कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक तो लगेगा इस चार्ज के कारण, है ना। मैंने मान लिया वो है KQQ/A+X², ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको मैं माइनस लेता हूँ। KQQ/A+X²
a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहां से क्या करता हूं, के क्यू क्यू कॉमन ले लेता हूं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन लेता हूं, ब्रैकेट में रखता हूं 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ओके सर। आगे आगे क्या है भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इसको, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है इससे आगे। एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू, के कैपिटल क्यू क्यू ब्रैकेट में 1/a प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो फिर क्यों सॉल्व करो ना, आगे क्यों रुके हुए हो। एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी माइनस हो जाएगा 2ax। ठीक, चलो वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी गिरते गिरते बचा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कट रहा है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड, माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4ax हो जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू ब्रैकेट में माइनस 4 टाइम्स ऑफ ax डिवाइडेड बाय माइनस 4 टाइम्स ऑफ ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो मुझे x तो दिख रहा है, f के फॉर्मूले में मुझे x तो दिखना चालू हो गया है, जो आप बोल रहे थे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, माइनस के एक्स का क्या मतलब है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मगर अगर आपने इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज समझना, मैंने ये बोला कि यार x जो है वो a से क्या है, बड़ा छोटा है, मतलब मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये x, ये चार्ज जो मैंने उठाकर आगे मैं ले गया हूं वो a के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा कम है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे नोट्स प्रॉपर बन पाए, प्रॉपर हमारे नोट्स क्या बन पाए, प्रॉपर बन पाए, प्रॉपर। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो एफ नेट है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी के क्यू क्यू माइनस में 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। अब यहां से इसको मिटा दूं, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो x डिस्टेंस है जो मैंने डिस्प्लेस किया है चार्ज को, वो बड़ी कम है, वो बड़ी छोटी है ना, किसके कंपैरिजन में, x इज वेरी 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 लेस देन a, x इज वेरी लेस देन a। ठीक, ओके। अगर x बड़ा छोटा है a से तो क्या होगा, अरे भाई किसी छोटी चीज का स्क्वायर करो तो वो और छोटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, x को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया x स्क्वायर को। तो एफ नेट का जो फॉर्मूला आने लगा वो कुछ ऐसा आने लगा, 4 टाइम्स ऑफ a के क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 4, ये कटेगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए का क्यूब इंटू एक्स। सही किया है क्या, 4k क्यू क्यू 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब। ठीक है, x। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिए, कंपेयर करिए, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसी फॉर्मेट में आ रहा है, देखो आपका रिस्टोरिंग फोर्स इसी फॉर्मेट में आ रहा है। हाँ, तो यहां से हम बोल सकते हैं कंपैरिजन से कि अगर हम f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करें तो हम ये बोलेंगे कि k की वैल्यू किसके बराबर आई है, k की वैल्यू आई है k 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब के बराबर। किसके बराबर, 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब के बराबर। एक नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैंने k क्यों लिख दिया है, यहाँ पर f आएगा ना। ठीक है, f इज इक्वल्स टू, अच्छा k की वैल्यू मैंने बोली, सॉरी मुझे लगा कि यार ये क्या लिख दिया ना, k से k काट दूंगा क्या, नहीं, k की वैल्यू है 4k क्यू। अच्छा ठीक है, वेरी गुड।
अब यहां पर आप देखो कि यार के जो है हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये के और ये के में अंतर है, तो मैं इसको के डैश बोल दूं, है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये कोई कांस्टेंट है भैया, आगे इसको मैंने क्या बोल दिया है, के डैश बोल दिया है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आओ, अभी आपने बताया कि f अगर माइनस के एक्स के बराबर आता है, दिस इम्प्लाइज टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, के की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4k, ये के डैश कर लो इसको, 4k क्यू और नीचे a क्यूब था तो a क्यूब घूमकर ऊपर चला गया, तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यूब अपॉन 4k क्यू क्यू। खत्म बात। ओके, तो यही वो टाइम पीरियड है जो एसएचएम में आपको दिखेगा। चलो वेरी गुड, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा इस टाइम पीरियड से। आई बात समझ में? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है भाई, मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com और इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जाकर आप उतने ही खुश हो जाएंगे जितना कि ये बच्चा आपको खुश दिखाई दे रहा है। जितना भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वही कंटेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको वेबसाइट पर मिल जाता है। अब वो कंटेंट चाहे आपके फाउंडेशन का हो, चाहे वो 11th-12th का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, नीट का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। अगर आपको फिजिक्स देखने का मन है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे। किस पे करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट है आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। इसमें से आपको जो कुछ भी देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। तो चलिए इसी लेक्चर के साथ करते हैं इस पर्टिकुलर नॉलेज को यहीं पर हम ब्रेक लगाकर समाप्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सब्र करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।